आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नाटक के अंतर्गत जो हम चतुर्थ उत्थान प्रसाद उत्तर नाटक और पंचम उत्थान समकालीन नाटक, ठीक है ना। प्रसाद उत्तर नाटक और समकालीन नाटक को इस PDF में हम पढ़ने वाले हैं, यानी इस क्लास में, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को द्विवेदी युग और प्रसाद युग के नाटक को मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताया था और उससे संबंधित जो है मैंने 50+ क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सारे नाटक जो है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन नाटक पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, नाटक हो या उपन्यास हो या कहानी हो, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण है वो तो है ही है, वहाँ से तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो नहीं पूछा गया है उनको आपको लोग खास करके याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप ये सोच के मत चलिएगा कि ये जो महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबको पढ़ते चलिए, ठीक है। वो अलग बात है, ये सब याद होना इतना पॉसिबल नहीं है कि याद हो जाएगा, लेकिन सबको आप लोग कोई भी स्किप मत करिएगा, याद करते हुए चलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक छोटा सा कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ जो यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चतुर्थ उत्थान प्रसाद उत्तर नाटक में जाएंगे, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में। तो वहाँ पे जो है सबसे पहले हरि कृष्ण प्रेमी के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नाटक, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, यहाँ पे कुछ थॉट्स लेके आती हूँ ताकि आप लोग पढ़ के उससे मोटिवेट रहें। यहाँ पे आज का थॉट है, अपने सच होंगे इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे, ठीक है ना। अब्दुल कलाम का ये लाइन है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लिया करिए और ख़ुद से मोटिवेट रहा करिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ये सारे जो है याद कराने की कोशिश करती हूँ, जिस तरह से मैं याद कर रखी हूँ, ठीक है। बात करते हैं हरि कृष्ण प्रेमी के सारे ऐतिहासिक नाटक हैं, यहाँ पे 13 नाटक हैं टोटल। अब यहाँ पे जब मैं PDF बना रही थी तो सीक्वेंस में, बुक में बिल्कुल सीक्वेंस में दिया गया है, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने ट्रिक भी बना रखा है, लेकिन इस PDF में, इस वीडियो में जो मैं PDF बनाई हूँ तो कुछ जो है इधर उधर हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे आप लोग सुनते रहिएगा कि कौन सा नाटक कहाँ पे है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है। अपने ऊपर लेके हम इसको याद करेंगे। हरि कृष्ण प्रेमी के लिए, हरि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए मैंने अपने सपनों की आहुति दे दी, ठीक है ना। मैं ऐसे याद करी हूँ इसको कि मैंने कृष्ण के प्रेम पाने के लिए अपने सपनों की आहुति दे दी, तब भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, ठीक है। तब भी जो है मेरा उद्धार नहीं हुआ। कीर्ति स्तंभ और प्रकाश स्तंभ की तरह मैं भी जो है शतरंज की खिलाड़ी बन के रह गई, ठीक है ना। फिर से बताती हूँ, हरि कृष्ण प्रेमी का प्रेम पाने के लिए मैंने अपने स्वप्न की आहुति दे दी, फिर भी जो है मेरा उद्धार नहीं हुआ। मैं जो है कीर्ति स्तंभ की तरह और प्रकाश स्तंभ की तरह एक शतरंज की खिलाड़ी बनकर रह गई, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके आगे जो है शतरंज की खिलाड़ी बनकर रह गई, मुझे जो है कोई मेरा संरक्षक नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टोरी आप लोग लिखते चलिएगा। मुझे जो है मेरा कोई संरक्षक नहीं मिला, मुझे जो है सिर्फ मिला तो क्या मिला, एक सांपों की सृष्टि मिली। क्या मिला, संरक्षक नहीं मिला, मुझे सांपों की सृष्टि मिली। और वहाँ पे जो है मेरा रक्तदान दिया गया। सांपों की सृष्टि के बाद जो है मेरा रक्तदान वहाँ पे, यहाँ पे रक्तदान दिया गया, ठीक है। सांपों की सृष्टि के बाद रक्तदान मुझे देना पड़ा। अब तो मेरा ना अमर ज्ञान रहा, यहाँ से लेंगे, अब तो ना मेरा अमर ज्ञान रहा और ना अमर बलिदान, सब कुछ जो है अमृत पुत्री ले गई। मेरा जो सब कुछ था वो अमृत पुत्री ले गई, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बार बार रिपीट करूँगी तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग रिपीट करके सुन लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। और अपने तरफ से अगर आपने बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। अब है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ठीक है। अब नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक, गरुध्वज, वत्सराज, दस्वामेघ, विशस्त्रा की लहरें, धरती का हृदय, विजय, गंगाद्वार, ठीक है। ये सारे जो नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अब इसको हम याद कैसे करें, लक्ष्मी नारायण मिश्र याद करिए आप लोग। लक्ष्मी और नारायण जो हमारे लक्ष्मी जी हैं और नारायण हैं, लक्ष्मी जी नारायण की
पत्नी हैं, ठीक है ना। इन लोगों को आप लोग याद करिए, वो ऊपर बैठे हैं, लक्ष्मी जी नारायण जी दोनों लोग कहते हैं कि वत्सराज अशोक, कहते हैं वत्सराज अशोक जो है विस्तता की लहरों पे, ठीक है ना, फिर से बताती हूँ आपको, वत्सराज अशोक जो है विस्तता की लहरों पे 10वां मेघ कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद करेंगे, लक्ष्मी नारायण दोनों लोग ऊपर से देख के कह रहे हैं कि अशोक वत्सराज, ठीक है, पहले याद करेंगे आप लोग, अशोक वत्सराज जो है विस्तता की लहरों पे 10वां मेघ कर रहा है, और वहाँ पे जो है गरुड़ ध्वज धरती का हृदय काल विजय गंगा द्वार बन गया है, ठीक है। ऐसे इसको जोड़ के आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम वृंदालाल वर्मा पे। वृंदालाल वर्मा का सारा ऐतिहासिक नाटक है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ सारे ऐतिहासिक नाटक हैं ये वृंदालाल वर्मा के सारे ऐतिहासिक नाटक। देखते हैं। झांसी की रानी, पूरब की ओर, बिरबल, कश्मीर कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम, ठीक है। पूरब की ओर से झांसी की रानी आ रही थी, ठीक है। वृंदालाल वर्मा क्या कहते हैं कि पूरब की ओर से झांसी की रानी आ रही थी बिरबल को लेकर, ठीक है। वृंदालाल वर्मा क्या कहते हैं पूरब की ओर से झांसी की रानी आ रही थी बिरबल को लेकर, लेकिन उसके साथ जो है कश्मीर का कांटा चुभा हुआ था, जो है बिरबल के पैर में जो है, ऐसे याद करिए, बिरबल के पैर में जो है कश्मीर का कांटा चुभा हुआ था। फूलों की बोल रहा था कि फूलों को बोलो और ललित विक्रम को भी ले लो, ठीक है। फूलों की बोलो और ललित विक्रम को भी ले लो, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं जिस तरह से मुझे याद है उसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, कुछ इसमें अलग करूँगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, उदय शंकर भट्ट का 2 ही है, मुक्तिपथ और शक विजय, ठीक है। आप लोग प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे 44 और 49। आप लोगों को बार बार मैं बोलती हूँ, इसमें जो इस बुक में यही खासियत है कि सीक्वेंस में दिया गया है, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि आपको अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। और इस बुक ये देखने में मोटी है, इतनी छोटी सी 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे ना तो ये आपकी अपनी बुक हो जाएगी, ऐसा लगेगा मेरा इस बुक से बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि मैं कई बार इसको पढ़ चुकी हूँ। अब देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत का है राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ पंत को आप लोग याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत को राजमुकुट पहनाया कौन? तुलसीदास ने गोविंद वल्लभ पंत को राजमुकुट पहनाया, तभी अंतःपुर का छिद्र हो गया और आत्मदीप जो है जलने लगा। अंतःपुर में छिद्र हो गया और आत्मदीप जो है जलने लगा, ठीक है। अब आते हैं रामकुमार वर्मा का 2 ऐतिहासिक नाटक है, कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें से जो है कुछ भी ऐसा नहीं हम सोच के पढ़ेंगे कि मैं ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं है, ठीक है ना, तो सारे महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे हम प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक, यानी प्रसादोत्तर जो है यहाँ पे, और पौराणिक नाटक। अभी तक हमने ऐतिहासिक नाटक को देखा, अब हम पौराणिक नाटक देखेंगे। सबसे पहले है उदय शंकर भट्ट, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं इसको। सबसे पहले उदय शंकर भट्ट के सभी नाटक को हम देखने वाले हैं। चलिए, पहला है इनका राधा, अशोक वन की नंदिनी, गुरु दौड़ का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा और असुर सुंदरी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? देखिए, उदय शंकर भट्ट का नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। उदय शंकर यानी उदय होता है शंकर का, ठीक है। कहते हैं राधा जो है वो अशोक वन की नंदिनी है। उदय शंकर भट्ट क्या कहते हैं? हमारी राधा जो है वो अशोक वन की नंदिनी है। गुरु द्रोणाचार्य का अंतर्निरीक्षण करते हुए वह अश्वत्थामा की असुर सुंदरी है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, कहानी कुछ भी बन सकता है, कहानी पे मत जाइएगा कि ये है ऐसे है, कुछ भी, है ना, कुछ वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी हम इसको जोड़ के बस हमें याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो उदय शंकर भट्ट कहते हैं हमारी राधा जो है वो अशोक वन नंदिनी है और गुरु दौड़ का अंतर्निरीक्षण करने के लिए अश्वत्थामा की असुर सुंदरी है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। प्रकाशन वर्ष देखिए, पहला है 41, फिर 49, 72, बिल्कुल आसान है।
राधा है 41 में, अशोक वन नंदिनी, गुरु, दौड़, अंतरिक्ष और अश्वत्थामा, ये तीनों जो है 59 में, सॉरी 49 बोल रही थी मैं, 59 में है, ठीक है ना। अशोक सुंदरी 72। अब यहाँ पे देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत का पौराणिक नाटक है इनका यह ययाति। ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत का जो है ययाति जो है ये पौराणिक नाटक है, ठीक है। और राजमुकुट, गोविंद बल्लभ पंत का जो मैंने अभी पहले पढ़ाया उसमें जो है इनका था राजमुकुट और अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास और आत्मदीप, है ना, 4 थे ना, तो वो ऐतिहासिक नाटक थे, तो उनको तो आप ऐतिहासिक अलग से रहने दीजिए। ये ययाति को आप याद रखिए, ये पौराणिक नाटक है, ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का देखिए यहाँ पे गंगा का बेटा, ठीक है, एक है इनका। सेठ गोविंद दास का है कर्ण, सेठ गोविंद दास का है कर्ण। श्री रांगे राघव का है स्वर्ग भूमि का यात्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वर्ग भूमि का यात्री। प्रकाशन वर्ष देखिएगा ययाति का 41, गंगा का बेटा 40, सेठ गोविंद दास कर्ण, श्री रांगे राघव का है नाटक है ये, ठीक है, पौराणिक नाटक है, स्वर्ग भूमि का यात्री। ओके, अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। अब हम आएंगे पंचम उत्थान समकालीन नाटक, ठीक है। अब हम आएंगे पंचम उत्थान समकालीन नाटक पे। चलिए देखते हैं। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड विसंगत शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम एब्सर्ड विसंगत शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सन 1961 में मार्टिन एसलिन ने, ठीक है ना, मार्टिन एसलिन ने जो है एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में विसंगत नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटक सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो एवं एड गेम नाटक पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हिंदी में विसंगति नाटक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, तो एब्सर्ड नाटक सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एड गेम नाटक का, ठीक है ना, इन दोनों का जो है प्रभाव विसंगत नाटकों पे ज़्यादा पड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर, ठीक है, ऊसर से माना जाता है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में अगर पूछा जाता है कि हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत जो है किसके नाटक से माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊसर एक लघु नाटक है, ठीक है, लघु नाटक से माना जाता है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1938, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से माना है, ठीक है। यहाँ 2 बातें आपको जानने को मिली। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत किससे मानी है, तो भुवनेश्वर का ही नाटक है तांबे के कीड़े, प्रकाशन वर्ष है 1946, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भुवनेश्वर के ऊसर नाटक से, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और मदान ने इन दोनों लोगों ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत किससे माना है, तो भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से। आशा करती हूँ यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां, ये भी नाटक भुवनेश्वर का ही है। कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है, ठीक है ना, ये एक नाट्य संकलन है काव्य कारवां जो है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, सोचिए, है ना, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप जब पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक तो वहाँ पे आप ये सोच के पढ़ा करिए कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मन में ही आप क्वेश्चन, दिमाग में अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 नाटक इनका देखने को मिला। पहला है ऊसर, दूसरा है तांबे के कीड़े, तीसरा है कारवां। इनको ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भुवनेश्वर का कौन सा नाटक जो है एक नाट्य संकलन है, ठीक है ना। तो देखिए इस जो नाट्य संकलन है ना कारवां, इसमें 3 नाटक जो है इसमें शामिल किए गए हैं, संकलित हैं। पहला है श्यामा का एक वैवाहिक विडंबना, दूसरा है प्रतिभा का विवाह, तीसरा है शैतान एवं रहस्य रोमांस, ठीक है ना। ये 3 नाटक कारवां में संकलित हैं, ठीक है।
33, 33, 35, तीनों याद रखिएगा। पहला है श्यामा का वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान एवं रहस्य रोमांस। ओके, आगे बढ़ें। अब हम आएंगे मोहन राकेश के नाटकों पे, ठीक है ना। मोहन राकेश जो है आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं। अब देखिए इनके नाटक, यहाँ पे मैं छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनके नाटक जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मैं इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मोहन राकेश, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लेंगे मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश जो है अपने घर में अपने रूम में लेटे हुए हैं, ऐसे आप इमेजिन करिए। मोहन राकेश अपने रूम में लेटे हुए हैं। आषाढ़ के दिन है, वो सोचते हैं कि आषाढ़ के दिन में सोचते हैं कि लहरों के राजहंस को जो है पकड़ा जाए, ठीक है। मोहन राकेश जो हैं आषाढ़ के दिन में सोचते हैं कि लहरों के राजहंस को पकड़ा जाए, लेकिन उनका यह सपना जो है आधा अधूरा रह जाता है, ठीक है। उनका ये सपना जो है आधा अधूरा रह जाता है। फिर जो है उनके पैरों तले ज़मीन जो है खिसक जाती है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको। मोहन राकेश जो है अपने रूम में बैठ के सोचते हैं, आषाढ़ का दिन रहता है, सोचते हैं आषाढ़ के दिन में क्यों ना लहरों के राजहंस को पकड़ा जाए, लेकिन यह सपना उनका आधा अधूरा रह जाता है, ठीक है। फिर जो है उनके पैरों तले ज़मीन जो है खिसक जाती है। अब क्या है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्यों? क्योंकि उनके पैर के नीचे जो है अंडे के छिलके आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं उनके पैर के नीचे? अंडे के छिलके आ जाते हैं। तब तक जो है सिपहिया की माँ देख लेती है ना। सिपहिया की माँ देख लेती है तो सिपहिया की माँ के हाथ में प्यालियाँ होती हैं, जो प्यालियाँ उसकी टूट जाती हैं, ठीक है। पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है क्योंकि अंडे के छिलके आ जाते हैं। उसके बाद सिपहिया की माँ देख लेती है, उसके हाथ से प्यालियाँ टूट जाती हैं। सिपहिया की माँ जो है डर जाती है, ठीक है। अब वो सोचती है यह तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, वो डर जाती है, कहती है बहुत बड़ा सवाल हो गया। रात बीतने तक जो है वो छतरिया का इंतज़ार करती है और कहती है शायद है या हूँ, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रिक आप लोग दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए आषाढ़ का एक दिन के जो है ऐतिहासिक नाटक है ये, है ना। पात्र हैं इसमें कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, है ना, अंबिका, मल्लिका, इसमें अंबिका, मल्लिका, प्रिय गुण मंजरी, अनुनासिक, अनुस्वार, है ना, नंदिनी। वो 2 और पात्र हैं, क्या नाम है उनका याद ही नहीं आ रहा मुझे, चलिए अभी याद आएगा तो बताऊंगी, है ना। इसमें जो है सारे पात्र हैं। अब लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में है। ये भी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें जो पुरुष पात्र है नंद, श्यामांग और आनंद, सुंदरी और अलका, ठीक है, स्त्री पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक में देखेंगे आप लोग कौन कौन पात्र हैं। इसमें जो है महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, है ना, अशोक, मनोज नाम का भी इसमें एक आधे अधूरे में एक मनोज नाम का भी पात्र है जो बिन्नी का पति रहता है, ठीक है। अब ये देखिए पैरों तले ज़मीन जो नाटक है इनका अधूरा नाटक है। अंडे के छिलके एकांकी है, सिपहिया की माँ भी एकांकी है, प्यालियाँ टूटती हैं ये भी एकांकी है। इनको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, स्किप नहीं करना, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ा सवाल एकांकी है, ठीक है। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य। अब इसमें जो है ध्वनि नाट्य एक ही नाटक है इनका, रात बीतने तक। तो रात बीतने में जो है एक जैसे होता है ना, गाँव में आप जाएंगे तो बहुत अजीब सी ध्वनि आती है, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं जाती हूँ तो बहुत अजीब सी ध्वनि आती है, तो इसमें मैंने इसको याद कर रखा है। मैं इंतज़ार करती हूँ कि रात कब बीते और ये सारी आवाज़ें जो है ख़त्म हो। तो ध्वनि नाट्य, ठीक है ना, रात बीतने तक ध्वनि नाट्य, ऐसे मुझे याद रहता है ये। छतरिया पार्श्व नाटक, शायद बीज नाटक है, हूँ बीज नाटक है, शायद हूँ दोनों बीज नाटक है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब देखेंगे यहाँ पे लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सौरानंद पर आधारित है, ठीक है ना। लहरों का राजहंस जो नाटक है मोहन राकेश का, वो अश्व घोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर लिखा गया है, ठीक है ना। पूछा जाता है ये, ध्यान रखिएगा। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आधे अधूरे नाटक को समकालीन
जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है, आप लोग मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है, तो आधे अधूरे नाटक को, मोहन राकेश का नाटक है ये। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है लघु नाटक किसको कहा जाता है, तो बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं, यानी बीज नाटक में जो है लघु आकार के ऐसे नाट्य का प्रयोग होता है या होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। ठीक है ना, देखने के लिए वो लघु नाटक होता है, लेकिन सारे सब कुछ उसमें जो है, जितनी स्टोरी होती है सब कुछ उसमें समेटा गया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, युगे युगे क्रांति है पहला, फिर है टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है पहले के युगे युगे क्रांति का 69, टूटे परिवेश 74, ऐसे याद करिए 69, 74, 75, 78, 79, 81, 81, 84, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, विष्णु प्रभाकर, विष्णु को याद करिए, है ना। विष्णु जी को याद करते हुए हम ये कहेंगे, विष्णु जी जो है कहते हैं कि टूटते हुए परिवेश में, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, यहाँ पे दे जो डरे हुए, टूटते हुए परिवेश में डरे हुए लोगों के ऊपर जो है किरण और कुहासा घेरा रहता है। विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि टूटते हुए परिवेश में डरे हुए लोग थे जिनके ऊपर कुहासा और किरण था, और वो युगे युगे क्रांति का वंदना कर रहे थे। ठीक है, विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि डरे हुए, टूटते परिवेश में डरे हुए लोग थे, कुहासा और किरण था उनके ऊपर, युगे युगे क्रांति की वो वंदना कर रहे थे और कह रहे थे कि अब और नहीं, अब तो सत्ता के आर पार श्वेत कमल खिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा इसको। अब देखेंगे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का नाटक जो है हानूस। ठीक है, भीष्म साहनी का नाटक है हानूस। ये जो नाटक है चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे सारे इनका नाटक जो है, यहाँ पे भीष्म साहनी के सारे नाटक यहाँ पे हैं, देखते हैं। पहला नाटक इनका हानूस 1977 में। नाटक का विषय क्या है, आधार क्या है नाटक का, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में है। कबीर के युग परिवर्तन का व्यक्तित्व इसमें, इसके आधार पर लिखा गया है ये। माधवी नाटक है 1985 में, महाभारत की कथा पर आधारित है माधवी नाटक इनका। मुआवजे 1993 में है। मूलतः पंजाबी में लिखा गया, स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। ठीक है ना, मुआवजे जो नाटक है इनका भीष्म साहनी का, वो मूलतः पंजाबी में लिखा गया है, लेकिन स्वयं भीष्म साहनी ने जो है इसको हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, आगे है रंग दे बसंती चोला 1998 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है ये। आलमगीर जो है 1999 में है। यह नाटक जो है, आलमगीर जो नाटक है वो औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच की मजहबी द्वंद्व के ऊपर लिखा गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला है, देखिए अगला पॉइंट है, सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। ठीक है, यानी कोणार्क नाटक से ही जो है जगदीश चंद्र माथुर का नाम जो है प्रचलित हुआ। 1951 में कोणार्क नाटक का प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैं छोटा करती हूँ, इनका जो है ट्रिक मैंने बना रखा है, तो याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, तभी पता चलेगा। अब देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं सारे यहाँ पे। जगदीश चंद्र माथुर का आप लोग नाम याद रखेंगे। कहते हैं कोणार्क शारदिया का पहला राजा था, रघुकुल रीत दशरथ नंदन, ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल है। जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं कोणार्क शारदिया का पहला राजा है, रघुकुल रीत दशरथ नंदन। ठीक है, कोणार्क का जो है विषय वो सर्वनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष के आधार पर लिखा गया है। शारदिया प्रेम और सृजनात्मक का प्रश्न है। पहला राजा जो है, इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है ना, नेहरू जी के ऊपर लिखा गया है पहला राजा। रघुकुल रीत नाटक जो है रामलीला की पद्धति
के आधार पर लिखा गया है। दशरथ नंदन जो है रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानों को, जगदीश चंद्र माथुर के जो है सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक कथाओं पर जो है आधारित हैं। पहला राजा नाटक, जो पहला राजा इनका नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है पहला राजा नाटक जो है, इसके संदर्भ में लेखक ने स्वयं लिखा है, स्वयं जो है उनकी उक्ति है। देखिए क्या है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। ठीक है, यह जो है पहला राजा नाटक में स्वयं जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। पूछा जा सकता है ये लाइन देकर यहाँ से आपको कि यह किस नाटक से है या इसे किसने लिखा है। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक। ठीक है, ये भी आधुनिकता बोध विसंगत के नाटककार हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है लक्ष्मीकांत वर्मा जो है आधुनिकता बोध कैसे नाटककार माने जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आधुनिकता बोध विसंगति नाटककार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके कौन कौन से नाटक हैं। देखिए इनके नाटक कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाता है। देखिए तिंदुवलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी भी एक नदी है, ठहरती हुई ज़िंदगी, आदमी का जहर, 58, 63, 64, 74, 80। बिल्कुल आसान है, याद करिए आप लोग। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा, पहले तो लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये 3 नामों को जो है अलग से लिख लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये सभी नाटक जो हैं समकालीन नाटक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पंचम उत्थान, उसमें जो है लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा जो है कैसे नाटककार हैं, आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार माने जाते हैं। इनका पहला नाटक है तिंदुवुलम कहते हैं। तिंदुवुलम में सीमांत के बादल पर अपने अपने जूता मत रखो, कहते हैं तिंदुवुलम पे जो सीमांत का बादल है उस पर अपने अपना जूता मत रखो। रोशनी भी कुछ नदी होती है, यानी रोशनी भी एक नदी है, ठहरी हुई ज़िंदगी है तो क्या हुआ, आदमी का जहर थोड़ी ना उसको खा जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये जो है रोशनी एक नदी है, ये एक एब्सर्ड नाटक है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं, देखते हैं। आज़ादी के बाद नए हाथ, बर्फ़ के मीनार है। मैं ट्रिक ही बताने लगी, चलिए मैं ट्रिक ही बता रही हूँ। विनोद रस्तोगी का ये नाटक है, ये आधुनिक समस्या नाटककार हैं, ध्यान रखिएगा। अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा लक्ष्मीकांत वर्मा जो है आधुनिकता बोध विसंगत नाटककार थे, और विनोद रस्तोगी जो है आधुनिक समस्या नाटककार हैं। ठीक है, इनके देखिए विनोद रस्तोगी कहते हैं कि आज़ादी के बाद नया हाथ लगा बर्फ़ की मीनार। ठीक है, यानी आज़ादी के बाद जो है हमारे हाथ में एक नया, हमारे नए हाथ में बर्फ़ का मीनार लगा, सारे जनतंत्र जिंदाबाद बोल रहे थे। ठीक है, जनतंत्र जिंदाबाद बोल रहे थे और गोपा का दान कर रहे थे। ठीक है, तभी देश के दुश्मन जो है, देश के दुश्मन जब देखे ये सब करते हुए हमें, तो उनके पाँव फिसल गए, या फिसलन की पाँव। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भगीरथ के बेटे को सराय के अंदर भेज दिया। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ। विनोद रस्तोगी कहते हैं कि आज़ादी के बाद एक नए हाथ में हमें बर्फ़ की मीनार मिली, सभी जनतंत्र वाले जो थे वो जिंदाबाद बोल रहे थे, गोपा का दान कर रहे थे। ठीक है, देश के दुश्मन ने देखा, उनके पाँव फिसल गए, यानी पाँव की फिसलन, पाँव फिसल गए, भगीरथ, तब उन्होंने भगीरथ के बेटे को सराय के अंदर भेज दिया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। अब हम आएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जो है समकालीन हिंदी नाटककार में जो है चर्चित नाटककार माने जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम। पहला इनका अंधा कुआं, इनका बहुत सारा नाटक है। ठीक है ना, बहुत सारा नाटक है। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, 3 आँखों वाली मछली 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अंधा कुआं जो है
मादा कैरेक्टर्स जो है प्रतीकात्मक नाटक है, ये बताती चलती हूँ। प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आँखों वाली मछली जो है ये भी एक प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। ओके। नाटक तोता मैना लोक नाट्य है, यह एक लोक नाट्य है। ठीक है। अब इसको मैं कुछ ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए, पहला अंधा कुआं। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल के घर के पास जो है एक अंधा कुआं रहता है। ठीक है। एक अंधा कुआं रहता है, उसी में एक मादा कैक्टस रहता है, उसी में 3 आँखों वाली मछली रहती है। ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी नारायण लाल के घर के सामने एक अंधा कुआं है, उसमें मादा कैक्टस है, 3 आँखों वाली मछली है। तभी उधर से एक नाटक बहुरंगी आती रहती है। ठीक है ना। वहाँ से जो है अंधे कुएं के पास जो है नाटक बहुरंगी आती है, तो उसके पास जो है उसको बीच में नाटक तोता मैना मिलता है। नाटक बहुरंगी को नाटक तोता मैना मिलता है। वह कहता है कि रात रानी दर्पण में तुमने अपने आप को देखा है? तो कहती है क्यों? तो कहता है कि बिल्कुल सूखा सरोवर लग रही हो। कहता है तोता मैना जो है बिल्कुल सूखा सरोवर लग रही हो। तो ये क्या कहती है, उसको मार देती है, तोता मैना को मार देती है। तो उसका जो है रक्त बहने लगता है, यानी रक्तमाल। ठीक है। फिर जो है वहीं पे सूर्यमुख का फूल रहता है, सूर्यमुख ऐसे याद रखिए, सूर्यमुखी का फूल होता है। उसके बाद सूर्यमुखी को फूल लेकर जो है वहाँ पे वो चली जाती है। उसके बाद कहती है कि कलंकी जो है मिस्टर अभिमन्यु कर्फ्यू लगाकर बैठा है। ठीक है। कलंकी मिस्टर अभिमन्यु है जो कर्फ्यू लगाकर बैठा है, दूसरा दरवाज़ा नहीं खोल रहा अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है ना, अब्दुल्ला दीवाना। अब यहाँ तक जो है मैंने इसका ट्रिक बना रखा है। ठीक है। उसके बाद है देखिए नरसिंह कथा व्यक्तिगत गुरु। ठीक है। इसका 2 ट्रिक है, लेकिन एक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, बाद में मैं बताऊंगी आप लोगों को दूसरी क्लास में। यक्ष प्रश्न, सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पक्षी, सब रंग मोह भंग। ठीक है। पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पंचपुरुष जो नाटक है वो लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। सब रंग मोह भंग जो है एक लोक नाट्य शैली पर आश्रित एक्सर नाटक है। गंगा माटी लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। गंगा माटी से आप लोग याद रखिएगा, लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। ठीक है ना, गंगा माटी। सत्य हरिश्चंद्र एक लोक नाट्य है। यक्ष प्रश्न जो है महाभारत के कथानक पर आधारित है। ठीक है ना। व्यक्तिगत नाटक जो है सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। नरसिंह कथा जो है पौराणिक कथानक पर आधारित है। अब्दुल्ला दीवाना जो है सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध या जीवन मूल्य पर आधारित नाटक है। ठीक है। दूसरा दरवाज़ा लघु नाट्य है, लघु नाटक है। कर्फ्यू भी है, लघु नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु महाभारत के कथानक पर आधारित है, ये पता चल जाएगा आपको आराम से। कलंकी जो है पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित नाटक है। सूर्यमुख जो है महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। महाभारत युद्ध के पश्चात जो है कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित जो है लिखा गया है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक दर्पण जो है मनोवैज्ञानिक नाटक है, ऊपर जो हमने देख ही लिया था। चलिए नीचे भी है, यहाँ पे देखिए कजरीवन 1980 में, सुंदर रस 1960, कॉफ़ी हाउस में इंतजार एब्सर्ड नाटक। अब कॉफ़ी हाउस में इंतजार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता भी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं, लिखे गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 ही नाटक हैं, आप सभी ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। बकरी है, लड़ाई और गरीबी हटाओ। बकरी, लड़ाई, गरीबी हटाओ। 74, 79। ठीक है। बकरी जो है 74 में है और लड़ाई 79 में है। लड़ाई नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है, यानी इनकी एक कहानी है उसका ये नाट्य रूपांतरण है लड़ाई। ठीक है। कहानी भी इनकी एक लड़ाई ही है, वो भी नाम, कहानी का भी नाम लड़ाई ही है। ठीक है। अब देखेंगे शंभूनाथ सिंह विसंगति नाटक बोध के नाटककार हैं। शंभूनाथ सिंह जो है विसंगत बोध के नाटककार हैं। ठीक है। इनके नाटक हैं, 2 ही नाटक हैं, दीवार की वापसी, अकेला शहर। शंभूनाथ जो है याद रखिएगा, कहीं गए हैं अपना शहर छोड़ के, वापस आते समय रास्ते में सोचते हैं कि अकेले शहर में था मैं, अब वापसी में जो है अब मैं अपनी दीवार की वापसी जो है करवा लूँगा। ठीक है। अब देखते हैं अमृत राय ने 3 नाटक लिखे हैं, चंद्रियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। ठीक है ना। हम लोग शताब्दी में चंद्रियों के झालर देखेंगे। अमृत राय कहते हैं कि हम लोग शताब्दी में चंद्रियों का झालर देखेंगे। ठीक है।
अमृत राय ने तीनों नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया है। ध्यान रखेंगे, अमृत राय ने अपने तीनों नाटक को आज अभी नाम से जो है शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया है। ठीक है, आगे देखेंगे ज्ञानदेव अग्निहोत्री के निम्नलिखित नाटक यहाँ पे दिए गए हैं। छोटा करना पड़ेगा मुझे तभी पता चलेगा। अब देखिए इनके हैं नेफा की शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान। ठीक है, इनका है नेफा की शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। ठीक है, ज्ञान अग्निहोत्री जो कहते हैं, ज्ञान देते हैं, कहते हैं नेफा की शाम को माटी जागीर में मत जाया करो क्योंकि वहाँ पे वतन की आबरू है हमारी, वहाँ पे जो है हम अनुष्ठान के लिए जाते हैं, अनुष्ठान के लिए जाते हैं। शुतुरमुर्ग और चिराग जल उठा, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं इसका, इस नाटक के आधार विषय। ठीक है, यह विषय वस्तु क्या है। नेफा की शाम का जो विषय वस्तु है, चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण किया गया है इस नाटक में। माटी जागीर का जो विषय है वो ग्राम विकास योजनाओं और उसके बाधक तत्वों का चित्रण किया गया है। वतन की आबरू में जो है पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण किया गया है। ठीक है, अनुष्ठान में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है ना, इसके आधार पर लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष देखेंगे आप लोग, नेफा की शाम 62, माटी जागीर 64, वतन की आबरू 66, उसके बाद शुतुरमुर्ग 68। ठीक है, शुतुरमुर्ग का है इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। ठीक है, चिराग जल उठा टीपू सुल्तान की विदेशियों से युद्ध को दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक माना जाता है। ठीक है, अगर पूछता है कि समसामयिक, प्रतीकात्मक या प्रयोगात्मक नाटक इनमें से कौन सा है तो शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फॉर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम रेवती शरण शर्मा, इनके निम्न नाटक यहाँ पे दिए गए हैं। चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान, दीप शिखा। ठीक है, इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिए। रतन रेवती शरण शर्मा जो है कहती हैं कि अंधेरे का जो बेटा है, अंधेरे का बेटे का न ईमान है न धर्म, अंधेरे का जो बेटा है उसका न ईमान है न धर्म, अपनी ही धरती पर चिराग की लौ जला रहा है और दीप शिखा को जला रहा है। ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। आँख बंद करिए और याद करिए कि रेवती शरण शर्मा कहती हैं कि अंधेरे का बेटा जो है उसका न ईमान है न धर्म है, अपनी ही धरती पर चिराग का लौ जला रहा है और दीप शिखा को जला रहा है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देखेंगे 62, 63, 69, 70, 73। ठीक है, चलिए यहीं तक लिया था मैंने, है ना। ज़्यादा हो जाता है फिर क्लास भी लंबी हो जाती है और आप लोग बोर भी हो जाते होंगे, तो मैंने कम ही पेज लिए थे आज। ठीक है, आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी आप सभी को, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है, पता नहीं। ठीक है, अगर क्लास मुझे पता है कि आप लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।